नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड एंट्रेंस 2025 का जो कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जो बीएड करना चाहते हैं, कला वर्ग से हैं, उनके लिए आज हम लेके आए हैं 50 क्वेश्चन की ये सीरीज़। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि रिवाइज हो जाए, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो और दृढ़ हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। किसको जोड़ने के लिए बनवाया था? आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से या आगरा को अहमदनगर से। तो इसका सही आंसर होगा आगरा को सासाराम से। अब आपको बता दें कि सासाराम जो है वो बिहार में है, ठीक है। तो आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। आपको बता दें कि 16वीं सदी में इस मार्ग को शेरशाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रांड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाया था। अब इनका उद्देश्य बता दें कि आखिर क्यों करवाया था। तो आपको बता दें कि पहला उद्देश्य था कि प्रशासनिक और सैन्य कारणों के लिए अपने विशाल साम्राज्य से सुदूर प्रांतों को के साथ जोड़ना, ठीक है। और दूसरा इनका उद्देश्य था सासाराम अपने गृहनगर के साथ अपनी राजधानी को जोड़ना, ठीक है। ये दो उद्देश्य इनके थे। अगला है, आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? ऑप्शन है बंदर के, चूहे के, मनुष्य के या चिंपैंजी के। तो इसका सही आंसर होगा बंदर के। तो होगा बंदर के। आपको बता दें कि आर्यच कारक का नाम जो है वो बंदर के आधार पर पड़ा है। आज आर्यच कारक की खोज जो है वो किसने की थी? आपको लिख के आपको बता दे रहे हैं किसने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर। और इनके साथ एक लोग और थे, उनका क्या नाम था? ए.एस. वीनर। क्या नाम था? ए.एस. वीनर। इन दोनों ने मिलके 1944 ईस्वी में, तो 1940 ईस्वी में रीसस नामक बंदर की प्रजाति की खोज की थी। अगर पूछा जाए कौन से प्रजाति की बंदर थे, तो रीसस नाम था, ठीक है। कौन से प्रजाति के थे? रीसस प्रजाति के थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों की आयात पर, लोहे और स्टील के आयात पर या प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, ठीक है। सही आंसर यह होगा, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर अधिक खर्च होती है। अगला है, दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग यहां से आता है। कहां से आता है? चीन, बोलीविया, मलेशिया या नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर होगा चीन से आता है। दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग चीन से आता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि कितने टन में आता है। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा कौन देता है? चीन देता है, ठीक है। इसका उत्पादन कितना होता है? 1,25,000 टन, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है इंडोनेशिया का नाम आता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया का नाम आता है, वो कितना देता है? 84,000 टन, ठीक है। तीसरे पे पेरू आता है, पेरू देश, वहां से 23,700 टन आता है। ये बोलीविया, ठीक है, यहाँ से कितना आता है? 18,000 टन, ठीक है, यहाँ से आता है। इसके अलावा ब्राजील से 12,000 टन आता है, ठीक है। तो और विश्व में कुल कितने टन का उत्पादन होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। कितना होता है? 2,96,000, ठीक है, 2,96,000 टन। पूरे विश्व में कुल 2,96,000 टन का उत्पादन होता है। मीरा बहन इनकी अनुयायी थी, किनकी थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो आपको बता दें कि मीरा बहन जो थी वो महात्मा गांधी की अनुयायी थी, ठीक है। मीरा बहन महात्मा गांधी की, मीरा बहन जो है ये ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लैड की पुत्री थी, ठीक है, जिनका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लैड था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मीरा बहन की जो वास्तविक नाम था वो क्या था, तो आपको बता दें कि इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लैड,
ठीक है, मैडलिन स्लैड इनका नाम था। ये ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लैड की बेटी थी। ठीक है, महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा कातने और हिंदी में दक्षता प्राप्त की थी। ठीक है, ये महात्मा गांधी की अनुयायी थी। अगला है, गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है बारदौली, अहमदाबाद, सूरत या बंबई। तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने स्वयं सेवकों के द्वारा, ठीक है, अपने स्वयं सेवकों के द्वारा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया था। और गांधी जी की इस दांडी मार्च यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ना। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों किया था, उनका उद्देश्य क्या था। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि नमक के कानून को तोड़ना, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था नमक का कानून, उसको तोड़ना था। और ये जो दांडी मार्च है कितने दिन चला आ सकता है, तो आपको बता दें ये 24 दिन तक चला था। ठीक है, और ये अब ये पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कब खत्म हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक को अपने हाथ में लिया और उसके बाद में ये नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, अगला है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? ऑप्शन है कोसी, झेलम, ब्यास और सतलज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये कहाँ किस किस पे बना? ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल कहाँ की संयुक्त परियोजना है, तो आप बता सकते हैं कहाँ का है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है ये भाखड़ा नांगल। ये किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे बना है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी यही है। अगला है, वास्को डिगामा था एक क्या था? ऑस्ट्रेलियन नाविक था, पुर्तगाली खोजी था, ब्रिटिश खोजी था या फ्रांसीसी नाविक था? तो इसका सही आंसर होगा वास्को डिगामा पुर्तगाली खोजी था। ठीक है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक कह लीजिए या खोजी कह लीजिए वो था। ठीक है, वास्को डिगामा ने भारत में समुद्र रास्ते की खोज 1498 में की थी। वास्को डिगामा का अगर जन्म पूछा जाए तो ये दक्षिण पश्चिमी पुर्तगाल में 1460 में हुआ था। धान कहाँ की मुख्य फसल है? भारत, रूस, चीन या जापान? तो इसका सही आंसर होगा चीन। धान चीन की प्रमुख फसल है। इसके बाद विश्व में धान उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है। ये पूछा जा सकता है कि धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का द्वितीय स्थान है, पहले पे चीन है। धान की उपज के लिए पूछा जा सकता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो आपको बता दें इसमें 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि धान उत्पादन के जनक कौन है? जनक किसे माना जाता है? धान का जनक किसे माना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान को धान का जनक माना जाता है। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, कहाँ का? कनाडा, इटली, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो आजकल क्रिकेट सब कोई देखता है तो इजीली सबको पता होगा कि कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु प्रतीक है। अब आपको बता दें यह पूछा जा सकता है यह एक स्तनधारी है क्या है, तो आपको एक बता दें कि ये जो है ये एक स्तनधारी पशु है। ठीक है, यह एक स्तनधारी पशु है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी 51 प्रजातियों में 158 जातियाँ तथा उपजातियाँ भी पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए कंगारू की अगर पूछा जाए कंगारू कहाँ पाया जाता है, तो केवल ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है पूरे विश्व में, केवल ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे इनकी 21 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया, क्या दिया गया? विनोबा भावे। भारत रत्न किसे दिया गया 1980 में? ठीक है, विनोबा भावे को, मदर टेरेसा, एम.जी. रामचंद्रन या वी.वी. गिरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को
आपको बता दें मदर टेरेसा को 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। गरीबों और असहायों के लिए मानवीय कार्यों के लिए 1979 यानी कि 1979 में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा का अगर जन्म पूछा जाए तो 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था। इनकी संस्था भी थी, इनकी संस्था का नाम था सिस्टर ऑफ लॉरेटो। हाँ, प्रेजेंट टाइम में इस संस्था की अध्यक्ष जो हैं वो मिस्टी मेरी बोसेन है। लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। लंदन में वेम्बले मैदान फुटबॉल खेल से संबंधित है। वर्ष 2007 में इसका उद्घाटन किया गया तथा यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी यही है। इसकी कैपेसिटी भी आप लिख सकते हैं 90,000। रियाल किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या मलेशिया? इसका सही आंसर क्या होगा? सऊदी अरब का है। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। बाकी आपको बता दें कि ईरान, कतर व यमन में भी रियाल ही चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है? सेलफोन फर्म नहीं है तो आपको बता दें कि सेलफोन फर्म आइडिया, रिलायंस और एयरसेल ये सब सेलफोन फर्म है। एचसीएल नहीं है आपका, एचसीएल सेल फर्म नहीं है। यह एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है क्योंकि एचसीएल जो है ये कंप्यूटर बनाती है। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि एचसीएल का मुख्यालय कहाँ है तो ग्रेटर नोएडा में है, नोएडा में है। ठीक है, कहाँ पे है? नोएडा में। नोएडा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है। अगला है द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोची या बैंगलोर। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई के राज्यपाल यशवंत राव चौहान, जो कि मुंबई के पहले राज्यपाल भी थे, उनके द्वारा ही 31 मार्च 1913 में रखा गया था। ठीक है, इसकी आधारशिला। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है, क्या कारण है? अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन? तो इसका सही ऑप्शन होगा परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर या 10 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी की खड़ी बोली ही रहेगी। ठीक है, इसलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? ऑप्शन है काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी और लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी? इसका सही आंसर क्या होगा? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज्यादातर रेत और खाद्य का मिश्रण होता है। यह रेतीली के रूप में होती है। ठीक है, अगला है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। ऑप्शन है महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या महाभारत? इसका सही आंसर होगा रामायण। ठीक है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य अगर कोई है तो कौन सा है? रामायण है। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। अगला है रन्स एंड रोइंस पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, इमरान खान, कपिल देव या सुनील गावस्कर? तो इसका सही आंसर होगा सुनील गावस्कर। रन्स एंड रोइंस सुनील गावस्कर द्वारा लिखित पुस्तक है। गावस्कर ने क्रिकेट संबंधी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, इसमें सनी डेज, ठीक है, क्योंकि सुनील गावस्कर जी को सनी भी कहा जाता है। सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड राइन्स, वनडे वंडर्स,
हाँ, ये सब इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। अगला है, एड्स का कारण क्या है? रुधिर कैंसर, टीएमएन विषाणु, जीवाणु या एचआईवी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवाणु, मतलब एचआईवी। ठीक है, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ठीक है, ये इसका कारण है। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सबसे पहले 1981 में पाया गया था। कब पाया गया था? 1981 में पाया गया था। एचआईवी दो प्रकार के होते हैं, HIV-1 और HIV-2। एड्स संक्रमण की 3 प्रमुख कारण भी होते हैं: असुरक्षित यौन संबंध, रक्त के आदान प्रदान से तथा मां के शिशु में संक्रमण द्वारा। ठीक है, 1981 में एड्स की खोज, अब तक लगभग 60 करोड़ लोग मर भी चुके हैं। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ है? लंदन, मैनचेस्टर, डबलिन या केंट? इसका सही आंसर होगा केंट। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ है? ये केंट में है। केंट इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व भाग का एक जिला है, जिसके उत्तर में एसेक्स, उत्तर पश्चिम में लंदन तथा मिडिलसेक्स है। अगला है, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार? तो कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो इसका सही होगा कि संपत्ति का अधिकार, क्योंकि इसको हटा करके अब ये विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार अब नहीं रहा। 1978 में आपको बता दें क्लियर में कि 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, ठीक है, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, इसमें जोड़ा गया। अगला है, बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है, एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा या माइका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसका एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। अगला है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, पैब्लो पिकासो, F.A. बार्थोल्डी, हेनरी स्मिथ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का जो चित्रकारिता जिनकी दिखाई थी, हाँ, जिन्होंने करी, उनका नाम है लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, मोनालिसा की तस्वीर जो है वो 1503 से 1506 के बीच बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम या विटामिन ए? इसका सही आंसर होगा फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल होगा। अब आपको बता दें कि लाल रक्त सेल के फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। यह रक्तहीनता को रोकता है। फॉलिक एसिड यानी B9 खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला विटामिन बी का एक प्रकार है। ठीक है, यह सूखे सेम, मटर, पालक, इन सब चीजों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित होते हैं? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या क्लोरीन? सही आंसर होगा कैल्शियम। जिस जल में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है कठोर जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट उपस्थित रहते हैं और यह सामान्यतः साबुन के साथ झाग नहीं देता है। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है परिभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परीक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका उनके आवासों का परिरक्षण करना है। अगला है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी। तो आपको हम बता दें कि ऐसी धातु है जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता हो, सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चांदी। अगला है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है?
2, 8, 10 या 12। तो इसको बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिसे राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा का गठन अगर पूछा जाए तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली अगर बैठक पूछी जाए तो भी ये ध्यान रखिएगा 13 मई 1952 को हुआ था। जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे? लॉर्ड साइमन, रॉलेट या डायर या कर्जन? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डायर ने। अब आपको क्लियर बता दें इसमें कि जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा हो रही थी। कहाँ पे? जलियांवाला बाग जो जहाँ पे है वहाँ पे, हाँ, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे एक सभा हो रही थी, जिनमें जनरल डायर ने सभा में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष कहाँ लड़ा गया? मतलब कब लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध? तो 1526, 1576, 1605 या 1660। तो इसका सही आंसर होगा 1576। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको बता दें मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मानसिंह अकबर की तरफ से था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय, बाघ, चीता या हाथी? से आसान क्वेश्चन है, आशा करता हूँ किसी के गलत नहीं होंगे। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, किसके ऊपर है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री समूह या कैबिनेट? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है। सारी विज्ञप्ति या सारे विधेयक अंत में राष्ट्रपति की मुहर के बाद ही पारित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल या बेसबॉल? तो आपको बता दूं इसका जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था, लेकिन इसके वास्तविक रूप को उत्तरी अमेरिका ने दिया है। ठीक है, किसने दिया था? उत्तरी अमेरिका ने दिया है। अगला है निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? यूरोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, कार्डियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रायोबायोलॉजी। अगला है हैरी पॉटर है क्या है? राजा, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र, हवाई सेवा का नाम, प्रसिद्ध स्थान? तो हैरी पॉटर जेके रोलिंग द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित एक उपन्यास क्रम है, जिसमें हैरी पॉटर इसका मुख्य चरित्र है। तो क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, अगला है भारत के सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? इसका सही आंसर होगा 1951 में। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव 1951 में हुए। 1951 में चुनाव होने के बाद 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है, वर्तमान में जो है, हाँ, आपको बता दें कि जैसे अगर पूछा जाए कि आम चुनाव सबसे पहले कब लड़ा गया था तो 1951। अगला डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पद चिन्हाकार का मूंगे का प्रवाल द्वीप एटॉल है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य हिंद महासागर में 7 डिग्री 26 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? साहित्य, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या शांति? तो आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला।
वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति भी हैं। हाँ, वह एक कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। इसका सही आंसर क्या होगा? साहित्य। फ्रॉयड का संबंध किससे है? जासूसी, शारीरिक विज्ञान और दवा, मनोविज्ञान या कोड नियंत्रण में? इसका सही आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान में। ठीक है, अब फ्रॉयड का पूरा नाम बताते हैं। फ्रॉयड का पूरा नाम है सिगमंड फ्रॉयड। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। किनके? टेनिस, राजिया बेगम, शेरशाह सूरी या ईस्ट इंडिया कंपनी? तो भारत में रुपए का सिक्के का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसमें सिक्के चांदी के होते थे। अगला है, किस गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था? गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन? तो इसका सही आंसर होगा गुरु नानक देव। लंगर प्रथा लगभग 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी द्वारा लंगर प्रथा शुरू की गई थी। इनका आध्यात्मिक वाक्य पहले संगत फिर पंगत। पूछा जा सकता है कि ये आध्यात्मिक वाक्य किसके हैं? पहले संगत फिर पंगत। तो आप बता सकते हैं कि गुरु नानक देव जी के वाक्य हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। एल्यूमिनियम आयन, मेथेन, ओजोन, फास्फोरस? इसका सही आंसर होगा ओजोन। प्रकाश रासायनिक स्मॉग यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट उत्पादित करते हैं। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुत्व, जूड़ा या ईसाई? तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, इस्लाम दूसरा है। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंदो या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर होगा श्री अरविंदो। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद अरविंदो घोष ने आनंद मठ में वर्णित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी गद्य और पद्य में अनुवाद किया है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है कितना है? 2:1, 3:2, 4:3 या 5:3? इसका सही आंसर होगा 3:2। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। ऑप्शन है मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भड़ स्थान से अपशिष्ट, अजैव निर्निकरणीय रसायन, प्राकृतिक पोषण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मानव कार्बनिक अपशिष्ट। वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार मानव कार्बनिक अपशिष्ट हैं। अगला है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, इसका होगा नाभिकीय संलयन। क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है, पीतल इनकी मिश्र धातु है, तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा या तांबा और लोहा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्रित धातु है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। पीतल में तांबा 60 से 62 तथा जस्ता 40 से 38% तक रहता है। पीतल का प्रयोग बर्तन, मूर्ति, मंदिर के घंटे आदि में किया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस हम आपके पास हम लाते रहेंगे। बीएड एंट्रेंस जब तक हो नहीं जाता हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हम आपको कराते रहेंगे और हमारे वीडियोस आपको अच्छे कॉलेज दिलाने में मदद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।